वेलकम फ्रेंड्स, कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज कमर्शियल बैंक में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्न की जाती है। किसी भी इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड या आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है तो वह भी अर्थव्यवस्था के लिए एक सीमा से ज़्यादा ठीक नहीं होती, और डिफ्लेशन यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन तो किसी भी हालत में इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। तो हर इकोनॉमी का ये पर्पस रहता है कि वह अपने आप को एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशंस में से निकाल कर ले जाए। तो उसके लिए कई तरह के मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। गवर्नमेंट फिस्कल मेजर फॉलो करती है, जो हम एक लेटर स्टेज पे गवर्नमेंट के बजट के साथ डिस्कस करेंगे। वहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी भी इफेक्ट करती है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि सेंट्रल बैंक का क्या रोल है। हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में जो लास्ट पॉइंट स्टडी किया था वो यही था, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो आज हम उस कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो किस तरह से सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को अप्लाई करता है, क्या क्या उसके पास टूल्स हैं, मेजर्स हैं जिनसे वह इकोनॉमी में एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करता है। तो इसके लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में होता क्या है, ये वो उपाय हैं सेंट्रल बैंक के जिनका प्रभाव किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता या किसी विशेष उद्योग तक सीमित नहीं रहता। इनका इफेक्ट पूरी अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी एज ए होल, पूरी अर्थव्यवस्था पे इनका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हम इनको क्वांटिटेटिव मेजर्स यानी कि मात्रात्मक उपाय बोलते हैं। तो केंद्रीय बैंक के पास कौन कौन से वो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से वह एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशंस को करेक्ट कर सकता है। तो हम सबसे पहला मेजर लेते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। जनरली रेपो रेट वर्ड ही आप देखेंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आप पढ़ते होंगे, तो रेपो रेट वर्ड ही आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बैंक रेट का यूज़ बहुत कम ही होता है। अब ये रेपो रेट है क्या? जिस तरह से एक व्यक्ति को जब धन की आवश्यकता होती है तो वह कमर्शियल बैंक के पास जाता है, तो कमर्शियल बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है, उसको फंड्स चाहिए, तो वह कहाँ जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक भी उससे एक रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करता है, बस उसी रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट का क्या मीनिंग हुआ? सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
रुपया उधार दिया उसे हम कहेंगे रेपो रेट। तो फिर ये बैंक रेट शब्द क्या है? भाई बैंक रेट कभी कभी टेम्परेरली एडहॉक एडजस्टमेंट के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कुछ लोन ले लेता है, तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है, उसी रेपो रेट को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो बस उसी रेपो रेट को ऐसी दशा में हम बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस केवल इतना ही है कि बैंक रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है रेपो रेट से, और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि रेपो रेट के केस में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कुछ गारंटी, कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन जब कुछ सिक्योरिटी नहीं रखते, एडहॉक कुछ समय के लिए कैश की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे फिर सेंट्रल बैंक थोड़ी सी रेट इंक्रीज कर देता है और वही रेट बैंक रेट कहलाती है। तो वास्तव में टेक्निकली दोनों में कुछ बहुत अंतर है नहीं। तो बैंक रेट और रेपो रेट, हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को रुपया उधार देता है उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। एक रिवर्स रेपो रेट भी होती है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो कमर्शियल बैंक के कहीं वो यूज में आ नहीं रहे होते हैं, तो कमर्शियल बैंक उन फंड्स को पार्क कर देता है, जमा कर देता है सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक से फिर वो ब्याज लेता भी है, तो सेंट्रल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, क्योंकि वह रेपो रेट का रिवर्स हो गया। इसमें रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक्स को। तो ये थी आपकी रेपो रेट या बैंक रेट। तो ये पहला मेजर है। अब हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं? अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इट मींस एक्सेस डिमांड का मतलब ही है कि सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, इकोनॉमी में एक्सीड कर रही है। सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होने के कारण तभी तो डिमांड ज़्यादा है। अब उस डिमांड के लेवल को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए मनी की सप्लाई को कम करना है। तो अब आप सब इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि यदि आप बैंक से लोन लेने जाएं तो बताइए आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा लोन लेंगे या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा लोन लेंगे? बताइए सोचकर। जी डेफिनेटली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो लोग ऋण कम लेंगे, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लोन ज़्यादा लेंगे। अब मनी सप्लाई ज़्यादा है एक्सेस डिमांड के केस में, तो लोन लोग कम लें, इसका उपाय सेंट्रल बैंक को करना है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? रेपो रेट को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से इंक्रीज्ड रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो फिर कमर्शियल बैंक भी पब्लिक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण लोन्स कम लेते हैं लोग, और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वह कुछ कंट्रोल में आ जाती है। तो ये तो था एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो फिर समझिए कि रेपो रेट इंक्रीज होगी। लेकिन वहीं अगर डेफिशिएंट डिमांड हो, डिमांड इकोनॉमी में कम हो, इट मीन्स फ्लो ऑफ मनी लोगों के पास है नहीं, इसका मतलब उनके पास पैसे कम हैं, जिसकी वजह से वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे केस में रेपो रेट रिड्यूस कर दी जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी।
क्योंकि रेपो रेट कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक भी कम कर देंगे और उससे पब्लिक जो है ज़्यादा लोन ले सकेगी, जिससे सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ये था रेपो रेट का, बैंक रेट का इफेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के केस में। जब एक्सेस डिमांड हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेपो रेट इंक्रीज कर दी जाती है, और जब डेफिशिएंट डिमांड हो तो रेपो रेट रिड्यूस कर दी जाती है, डिक्रीज कर दी जाती है। तो ये था हमारा पहला मेजर, पहला उपाय जो सेंट्रल बैंक के पास है क्वांटिटेटिव मेजर्स में। सेकंड पॉइंट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने, भाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं बताइए। लिखने वाले ने भी लिख दिया कि जब बाजार खुला होता है तब ये क्रियाएं होती हैं, जब बाजार खुला नहीं होता तब ये क्रियाएं नहीं होती। तो इसका आंसर ऐसे नहीं लिखना है, ये आंसर इसका नहीं होता। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है, देखिए सेंट्रल बैंक जनरली पब्लिक के साथ डायरेक्टली कोई डीलिंग करता नहीं है, लेकिन सर्टेन केसेस में, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक पब्लिक को कई बार बॉन्ड्स यानी कि सिक्योरिटीज बेच देता है, और आवश्यकता पड़ने पे वह पब्लिक से उनको वापस परचेज भी कर लेता है, खरीद भी लेता है। लेकिन कब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीदेगा पब्लिक से और कब पब्लिक को बेचेगा, हमें उस सिचुएशन को देखना है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन तो हो गया, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक, केंद्रीय बैंक के द्वारा आम जनता को, आम लोगों को सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा खरीदना और बेचना। अब मान लिया हम कल्पना करते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, डिमांड ज्यादा कर रही है पब्लिक, इट मींस लोगों के पास पैसा है। तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है, जनता को लालच देता है, ऐसे बॉन्ड्स निकाल देता है, ऐसी सिक्योरिटीज निकाल देता है जिन पे हायर रेट से इंटरेस्ट पे करेगा वो। तो उस लालच में जनता क्या करती है, अपने सरप्लस मनी को उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देती है, उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है। तो सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एक्सेस डिमांड के केस में। अब इससे होगा क्या, सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज बेच दी पब्लिक को, जनता ने खरीद ली, तो जनता के पास जो कैश था, जो लिक्विडिटी थी, जो परचेजिंग पावर थी, इन रियल सेंस हम कहें तो जो परचेजिंग पावर जनता के पास थी वह कम होकर सेंट्रल बैंक के पास वापस चली गई। तो सेंट्रल बैंक ने फ्लो ऑफ मनी जो इकोनॉमी में ज्यादा हो रहा था उसको इससे कम कर दिया। तो एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल करेगा, लेकिन वहीं डेफिशिएंट डिमांड हो तो फिर सेंट्रल बैंक को परचेज करनी पड़ेगी, वो पब्लिक को पैसा दे देगा वापस और सिक्योरिटीज खरीद लेगा। क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में क्या है, जनता के पास पैसा कम है, इसीलिए वो डिमांड कर नहीं पा रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक अपने बॉन्ड्स को वापस परचेज कर लेगा और पब्लिक को पैसा दे देगा। पैसा मतलब परचेजिंग पावर, जैसे ही जनता के पास परचेजिंग पावर आएगी तब वो बाजार में डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से डेफिशिएंट डिमांड भी ठीक हो जाएगी। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का हमारा सेकंड मेजर था। अब हम दो और रेशो लेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स में, जिनको हम थोड़ा सा पहले भी मेंशन कर चुके हैं, जिनमें से क्रेडिट क्रिएशन के टाइम पे। तो पहली है कैश रिजर्व रेशो, CRR भी लिखते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशो। अब ये कैश रिजर्व रेशो होती क्या है, हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को रुपया उधार देता भी है, उनके एक्सेस सरप्लस फंड्स अपने पास ले भी लेता है, जमा भी करता है, तो ये तो चलता रहता है उनका। लेकिन
सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे देश में जिसका नाम है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर देता है जिसमें वह अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के कारण सिचुएशन को देखते हुए एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन के कारण उनमें चेंज भी करता रहता है। तो लेकिन एक परसेंटेज फिक्स कर देता है सेंट्रल बैंक कि इस परसेंटेज से जितने भी कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स होंगे, यानी कि पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में जितना पैसा जमा करवाएगी, जितना अमाउंट उसका डिपॉजिट होगा, उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को कैश में सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवा देता है। तो आवश्यकता पड़ने पे हमने पढ़ा था लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट भी सेंट्रल बैंक ही होता है। तो उस अमाउंट में से बैंकों को जब जरूरत पड़ती है तो वो पैसा दे भी सकता है। तो CRR का मतलब है एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स इन कैश विद द सेंट्रल बैंक। तो एक निश्चित प्रतिशत अपने टोटल डिपॉजिट्स का, यानी कि जनता जितना अमाउंट जमा करवाती है सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स में, उसका एक फिक्स परसेंटेज, और ये परसेंटेज कौन तय करता है, सेंट्रल बैंक ही तय करता है। टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक परसेंटेज फिक्स करता है कि आपके पास, कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि आपके पास पब्लिक जितना अमाउंट डिपॉजिट कराएगी उसका इतने परसेंट आपको हमारे पास कैश में डिपॉजिट करवाना होगा। तो वो जो परसेंटेज है वो 4% है या 4.5% है या 5% है, जो भी परसेंटेज वो समय के अनुसार होती है, उसी को हम CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। अब एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, एक्सेस डिमांड आप जानते हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तभी वो एक्सेस डिमांड कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक CRR को इंक्रीज कर देगा। CRR को इंक्रीज करने से होगा क्या, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा कैश सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और जब ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करवा देंगे तो आगे पब्लिक को उधार देने के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स कम हो जाएंगे, और जैसे ही वो फंड्स कम होंगे तो फिर सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में अपना आप कम हो जाएगी, जिससे एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड में इसका रिवर्स कर देंगे। डेफिशिएंट डिमांड में CRR को रिड्यूस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक कहेगा कि भाई मेरे पास अब आप कम पैसा जमा करवाएं, इससे कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा डिपॉजिट्स बचेंगे, तो फिर वो उसको लोन के रूप में ज़्यादा दे सकेंगे पब्लिक को, जिससे डेफिशिएंट डिमांड ठीक होने लगेगी। तो ये थी आपकी CRR कैश रिजर्व रेशो। अब इसी से एक मिलती जुलती और रेशो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। क्या होता है ये SLR? ये भी एक परसेंटेज है जो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, लेकिन इस अमाउंट को सेंट्रल बैंक अपने पास डिपॉजिट के रूप में नहीं रखता। इस अमाउंट को सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को कहता है कि आप ही रखें अपने पास, इस अमाउंट में से आप उधार नहीं देंगे किसी को। अब ऐसा सेंट्रल बैंक करता क्यों है? सवाल ये है कि सेंट्रल बैंक क्यों कहता है कि आप अपने पास इतने परसेंट अपने टोटल डिपॉजिट्स का, यानी कि पब्लिक ने जितना अमाउंट आपके पास जमा करवाया है वेरियस अकाउंट्स में, उनके कितने परसेंट आप अपने पास लिक्विड असेट्स के रूप में हमेशा रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, क्या मतलब हुआ? वो इसलिए रखेंगे कि कभी भी
कोई भी कस्टमर जब बैंक से अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आए तो वह खाली ना जाए, क्योंकि यदि कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी का क्राइसिस होगा, अगर उनके कस्टमर्स खाली हाथ लौटने लगेंगे तो कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है उनके बैंक में वह कम होने लगेगा और बैंक का पूरा बिजनेस ही कॉन्फिडेंस के ऊपर चलता है। तो इसलिए एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंकों को अपने पास लिक्विड असेट्स के रूप में रखना होता है। और वो लिक्विड असेट्स क्या हो सकती हैं? कैश के रूप में रखें, या फिर गोल्ड के रूप में रखें, या फिर अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मान्यता प्राप्त सिक्योरिटीज जिनकी बहुत हाई रेटिंग होती है, जिनमें बहुत विश्वास होता है जनता का, उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। अब अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या है? अनएनकम्बर्ड का मतलब है कि उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कमर्शियल बैंक ने कोई लोन न ले रखा हो, उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कोई लोन ना ले रखा हो किसी ने। अगर उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन ले रखा है तो तब तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनकी पेमेंट लोन की पेमेंट करने में जा सकती है, उनको बेचने से जो पेमेंट आएगी वो लोन की पेमेंट में चली जाएगी, तो बैंक के सामने फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है। तो ये थी हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैसे लिखेंगे? एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप ए फिक्स्ड परसेंटेज और सर्टेन परसेंटेज of its total deposits in liquid assets with itself अपने पास रखना है। तो कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में हमेशा कुछ कैश अपने पास रखना पड़ता है, ताकि जो कस्टमर बैंक से पैसा निकालने के लिए आए वह कभी भी खाली हाथ ना लौटे। इसकी व्यवस्था इस रेशो के द्वारा के सेंट्रल बैंक ने। अब एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के केस में किस तरह से वर्क करेगी रेशो? अगर एक्सेस डिमांड है तो ये रेशो इंक्रीज कर दी जाएगी। इंक्रीज करने से क्या होगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को इंक्रीज करने से बैंकों को लिक्विड असेट्स में अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा कैश, जिसे वो उधार दे नहीं पाएंगे। तो उधार देने के लिए आम जनता को जो क्रेडिट देनी है उसके लिए कम फंड्स अवेलेबल होंगे और उससे डिमांड जो है वो कम होने लगेगी। वहीं डेफिशिएंट डिमांड के केस में उल्टा हो जाएगा, इसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। एसएलआर को रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूस करने से लिक्विडिटी आप अपने पास कम रखेंगे और पब्लिक को उधार देने के लिए कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे, ज़्यादा क्रेडिट का फ्लो होगा और डिमांड उससे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे कुछ हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स जो पूरी अर्थव्यवस्था पर एक साथ प्रभाव डालते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स को हम सेलेक्टिव मेजर्स के रूप में भी जानते हैं। सेलेक्टिव मेजर्स हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर नहीं पड़ता, बल्कि जिस इंडस्ट्री को, जिस इकोनॉमी के फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं, इनका इफेक्ट उस फील्ड, उस इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड रहता है। इसलिए हम इनको क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेजर्स भी बोलते हैं। तो बी पार्ट है हमारा, ये बहुत आसान है। बी पार्ट क्वालिटेटिव मेजर्स। इनका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे नहीं पड़ता। जो भी इंडस्ट्री, जो भी एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, इनका इफेक्ट केवल वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव मेजर है मार्जिन
रिक्वायरमेंट। ऋण की सीमांत आवश्यकता क्या होती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। आपने कभी देखा होगा, आप किसी कमर्शियल बैंक को लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो बैंक कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करता है। बैंक कहता है आप गिरवी क्या रखेंगे, प्लेज क्या करेंगे, यानी कि आपकी सिक्योरिटी क्या होगी बैंक के लिए। अब ये भी आपने नोटिस किया होगा, जितनी अमाउंट की सिक्योरिटी आप किसी असेट के रूप में देते हैं, क्या बैंक आपको उस सिक्योरिटी के अमाउंट के बिल्कुल बराबर लोन दे देता है या उससे ज्यादा लोन दे सकता है? ऐसा नहीं होता कभी भी। अमाउंट ऑफ लोन जनरली सिक्योरिटी के अमाउंट का 60, 65 या 70% अप्रॉक्सीमेटली होता है। सर्टेन केसेस में वो 80% तक भी देखने में आता है। तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी और अमाउंट ऑफ लोन दोनों का जो डिफरेंस होता है, बस उसी को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया एक बिजनेसमैन है, उसने कोई असेट गिरवी रखी है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, उस असेट का अमाउंट है 10 लाख रुपीज 10 लाख। उसके अगेंस्ट जो बैंक ने लोन सैंक्शन किया, सपोज उसका 60%, सपोज 6 लाख का लोन सैंक्शन किया। आपने 10 लाख की असेट गिरवी रख दी बैंक के पास, बैंक ने 6 लाख का लोन दे दिया आपको। अब उसने ये 4 लाख का जो डिफरेंस रखा है, ये क्यों रखा है? हो सकता है आप लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाएं और तब तक उस पे इंटरेस्ट भी हो जाए। वो इंटरेस्ट जो इकट्ठा होगा उसको इसमें से पूरा कर सकता है। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो असेट आपने गिरवी रखी थी, हो सकता है मार्केट वैल्यू में उसकी में कुछ कमी आ जाए, जिसके कारण फिर बैंक को लोन का फुल अमाउंट रिकवर करने में डिफिकल्टी हो। तो ऐसी डिफिकल्टीज अराइज ना हो तो बैंक उसके लिए पहले से ही अरेंजमेंट करता है, और वह होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट के रूप में। तो यहां गिवन एग्जांपल में हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वह है 4 लाख, 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। 10 लाख की आपने सेट गिरवी रखी, 4 लाख यानी कि 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट काट के बाकी 6 लाख रुपए का लोन बैंक ने आपको सैंक्शन कर दिया। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट किस तरह से मॉनेटरी मेजर के रूप में वर्क करती है? अब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, फिर वही सिचुएशन। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने से लोन कम अलाउड होंगे, पब्लिक को कम लोन सैंक्शन होंगे, जिससे कि डिमांड कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड है, मांग कम है, यानी कि परचेजिंग पावर कम है इकोनॉमी में, तब यह मार्जिन रिक्वायरमेंट कुछ कम कर दी जाती है। सपोज इस केस में जैसे 40% थी, 4 लाख थी मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको घटा के 30% कर दें तो आपका लोन का अमाउंट 6 लाख की बजाय 7 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक को ज़्यादा अमाउंट मिलेंगे लोन के, और फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा, जिससे डिमांड भी इंक्रीज होने लगेगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड है
राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख की राशनिंग। क्रेडिट का मतलब उधार से समझिए। अब राशनिंग का मतलब क्या होता है? राशन कार्ड पे आपने देखा होगा अनाज वगैरह मिलते हैं और भी कुछ खाद्य सामग्री मिलती हैं, तो उसमें एक कोटा फिक्स होता है कि पर राशन कार्ड या एक राशन कार्ड में जितने मेंबर्स हैं पर मेंबर के अकॉर्डिंगली इतना गेहूं, इतना चावल या इतना दाल इस तरह से मिल सकता है। तो राशनिंग का मतलब एक प्रकार का कोटा फिक्स कर देने से है, यानी कि फिक्सेशन ऑफ कोटा फॉर सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो कोटा फिक्स कर देते हैं क्रेडिट का, उसे हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है फिक्सेशन ऑफ कोटा फॉर सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि क्रेडिट की राशनिंग कर दी है। अब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट किस तरह से ऑपरेट करती है? अगर एक्सेस डिमांड है, यानी कि लोगों के पास पहले से ही अमाउंट ज्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, ऐसे केस में जो कोटा है वो कम कर दिया जाता है। सपोज लेदर इंडस्ट्री में एक्सेस डिमांड है, तो लेदर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट कोटा कम कर देगी, लोन का कोटा रिड्यूस कर देगी। कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक नोटिफिकेशन देगा कि आप लेदर इंडस्ट्री को इतने से ज़्यादा के लोन नहीं देंगे, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है। तो इस तरह से कोटा फिक्स कर दिया। लेकिन वहीं अगर डेफिशिएंट डिमांड हो तो ये कोटा हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, या रिलैक्सेशन दे दी जाती है, या कोटा इंक्रीज कर दिया जाता है। सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सपोज डेफिशिएंट डिमांड है तो उसे लोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ऐसे केस में कोटा रिलैक्स कर दिया जाएगा, कोटा बढ़ा दिया जाएगा ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़्यादा लोन मिले, या कोटा रिमूव कर दिया जाएगा बिल्कुल ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लोन फ्रीली मिले, जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाए। तो ये थी आपकी राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसके बाद क्वालिटेटिव मेजर्स में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोरल सुएसन, नैतिक प्रभाव, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। अब हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है, वो पूरी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कोई भी नया कमर्शियल बैंक आरबीआई से सर्टिफिकेट लिए बिना फाइनेंस का अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके ऊपर सेंट्रल बैंक का एक नैतिक प्रभाव होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि उन्होंने सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं किया तो सेंट्रल बैंक उन पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। इसीलिए मॉरल सुएसन के कारण, नैतिक प्रभाव के कारण जो पॉलिसीज, जो सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस के रूप में कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक इशू करता रहता है, कमर्शियल बैंक्स उनको फॉलो करते रहते हैं। लेकिन सर्टेन केसेस में यह भी देखने में आता है कि
कुछ कमर्शियल बैंक उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते जो सेंट्रल बैंक ने इशू की है। तो ऐसे केस में बार बार समझाने पर भी यदि कमर्शियल बैंक्स उन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर सेंट्रल बैंक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। और वो स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे हो सकते हैं? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पे फाइन्स या पेनल्टीज इंपोज कर सकता है, और ज़्यादा ही सीवियर सिचुएशन हो तो उनके अकाउंट्स भी फ्रीज कर सकता है। कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स फ्रीज कर देगा तो उसमें से वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जब वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे तो उससे फिर उनका बिजनेस आगे चल नहीं पाएगा। तो इस तरह से अकाउंट्स को फ्रीज कर सकता है। और मोस्ट एडवर्स सिचुएशन लास्ट स्टेज पे क्या है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का बैंकिंग कंपनी के रूप में बिजनेस करने का लाइसेंस ही कैंसिल कर सकता है। तो ये भी डायरेक्ट एक्शन है, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो इस तरह के कुछ डायरेक्ट एक्शंस लेने की पावर भी सेंट्रल बैंक के पास है। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स या सेलेक्टिव मेजर्स। इनका इफेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर्स की तरह पूरी इकोनॉमी पर नहीं होता। क्वांटिटेटिव मेजर्स का पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट होता था। ये मेजर्स केवल उस पार्ट को, उस इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं जहां पे हम इनको अप्लाई करते हैं, सेंट्रल बैंक इनको अप्लाई करता है। तो यह था आपका मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।